हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तनवीर और स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस YouTube चैनल तनवीर एसएससी मैथ्स पर। देखिए, आज की इस क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पेपर है हमारा आज 27/11/2025 को पूछा गया था शिफ्ट 1 में। हम इस पेपर के सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, सिर्फ मैथ्स के पेपर को सॉल्व करने वाले हम इससे। ठीक है, तो बिना देरी के हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने। हमारा पहला प्रश्न है कि तीन पाइप ए बी सी एक खाली टैंक को क्रमशः 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। ठीक है, तीन पाइप है ए बी और सी, ये 40 मिनट में टैंक को पूरा भर सकता है, और जो पाइप बी है वो 20 मिनट में भर सकता है, और जो पाइप सी है वो 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है ना, और फिर क्या लिखा हुआ है, जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ए बी और सी क्रमशः रासायनिक विलयन पी क्यू आर डिस्चार्ज करते हैं। यानी टैंक में ये वाला पाइप जिस विलयन को डाल रहा है वो विलयन है पी, और ये विलयन क्यू को डाल रहा है, और ये विलयन आर को डाल रहा है टैंक के अंदर। ठीक है, मान लिया जो टैंक की कैपेसिटी है टोटल वो 120 लीटर की है। कितनी? 120 लीटर। एक ऐसा नंबर यहां पर हमने मान लिया जो 40, 20 और 30 से पूरा पूरा कटने वाला नंबर हो। ठीक है, तो 120 ले लिया हमने। 40 मिनट में जो ए है वो पूरा भर देता है टैंक को, तो इसका मतलब ये है कि 40 दिया 120, 1 मिनट में 3 लीटर लिक्विड डाल रहा है ये, और ये 20 छंग 120, ये 6 लीटर लिक्विड डाल रहा है 1 मिनट के अंदर टैंक में। ये 30 चौक 120, 4 लीटर लिक्विड निकाल रहा है। ठीक है, ये जो पाइप सी है वो 4 लीटर विलयन को टैंक के अंदर 1 मिनट में डाल रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमने निकाल ली। अब देखिए पूछा क्या गया इस प्रश्न में, 9 मिनट बाद टैंक के द्रव में विलयन क्यू का अनुपात कितना होगा। 9 मिनट के बाद अनुपात पूछा गया। ठीक है, तो अनुपात तो देखिए 3, 6 और 4 का अनुपात है। जो विलयन जा रहे हैं टैंक के अंदर वो 3, 6 और 4 के अनुपात में जा रहे हैं। जो पाइप ए है वो 3 लीटर विलयन डाल रहा है 1 मिनट में, ये बी 1 मिनट में 6 लीटर डाल रहा है, और पाइप सी 1 मिनट में 4 लीटर डाल रहा है। तो इसी रेशो में जा रहे हैं, 3, 6 और 4 के रेशो में। तो हम 1 मिनट बाद चेक करें या 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद या 9 मिनट बाद, किसी भी टाइम के बाद चेक करें, रेशो यही रहेगा। तो जो लिक्विड्स हैं पी क्यू आर यानी विलयन है, उनका जो रेशियो है वो हो गया 3, 6 और 4। इस अनुपात में टैंक के अंदर होंगे। 9 मिनट के बाद भी यही होंगे, 10 मिनट के बाद पूछा जाता तब भी। समय से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, या हम अगर निकाले भी समय से तो देखिए क्या होगा, 9 मिनट में ये 9 27 लीटर विलयन डालेगा, ये 9 54 लीटर विलयन डालेगा, और ये 9 36 लीटर विलयन डालेगा। तो अनुपात इतना हो गया। ठीक है ना, लेकिन फिर ये 9 से कट जाएगा जब अनुपात में, तो यही आ जाएगा। तो इसका अर्थ यह है कि समय से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो अनुपात है विलयन पहुंचाने का टैंक के अंदर वो यही रहेगा, 3, 6 और 4। लेकिन इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में विलयन क्यू का भाग कितना होगा। विलयन जो क्यू है इसका भाग बताना है। तो 3, 6, 9, 4, 13 टोटल हो गया। 13 में से जो 6 है वो क्यू का भाग है, तो 6/13 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुनी है। ठीक है, उसकी जो वर्तमान आयु है वो शादी के समय वाली आयु से 8/5 गुनी है। यानी वर्तमान जो है वो 8 है, अगर शादी के समय 5 थी तो वर्तमान 8 है। 5, 8 का रेशो हो गया ये। ठीक है, और लिखा है कि शादी 15 साल पहले हुई थी। इनमें कितना अंतर बन रहा है, 3 का। शादी 15 साल पहले हुई यानी अब की उम्र में और शादी के समय की उम्र में 15 साल का अंतर हो गया। यहाँ अनुपात में अंतर है 3, तो 3 की वैल्यू होगी 15। 3 पंजे 15, यानी 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 5। अब अगर हमें उसकी वर्तमान आयु निकालना हो तो हम यहाँ 5 से गुणा करते हैं, 40 वर्ष वर्तमान आयु हो जाएगी। और अगर ये निकालना हो कि शादी के समय कितनी उम्र थी तो इसमें गुणा करते हैं 5 से, तो 25 वर्ष आ जाएगी। लेकिन इसमें देखिए पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष से छोटी थी। शादी के समय जो बहन थी वो 8 वर्ष छोटी थी, तो भाई आज भी 8 ही वर्ष छोटी होगी वो। अगर कोई बहन किसी से 8 वर्ष छोटी है तो वो हमेशा 8 ही वर्ष छोटी रहेगी ना, तो अभी वो 8 वर्ष छोटी है। उसकी बहन की वर्तमान आयु बताइए, तो हमने सोनिया की वर्तमान आयु निकाल ली, ये आ गई। इसमें से 8 माइनस कर दें, 32 साल उसकी बहन की वर्तमान आयु हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जिसमें हमसे p की घात 3 माइनस 3p² प्लस 3p और प्लस 3q
और प्लस 3q² प्लस q की घात 3, इसकी वैल्यू पूछी गई है और इसमें हमें p बराबर 6 बताया गया है, p का मान बताया है 6 और q का मान बताया -3। ये वैल्यूज बताई गई है, इसका मान पूछा है। देखिए डायरेक्टली p का मान 6 रखेंगे हम तो 6 की घात 3, यहाँ p का मान रखें 6 की घात 2, फिर 3 से गुणा। इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। एक और चीज है इसमें, देखिए इन दोनों में हम कॉमन निकाल सकते हैं, p², कॉमन निकाल लिया, ठीक है। यहां से बचा p, यहां से -3। देखिए कॉमन निकालने से कितना फायदा होगा उसको समझेंगे अभी। प्लस इन दोनों में 3 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा p प्लस q, ठीक है। इन दोनों में q² कॉमन निकाल लें, बचेगा 3 प्लस q। अब जरा मान रखें, p का मान 6 और q का मान -3। p का मान 6 रखा है तो 6 का स्क्वायर है 36 हो जाएगा भाई। p का मान रखा 6, 6 - 3, 3 आ गया ये, प्लस 3 p प्लस q। p का मान है 6 और q का मान है -3, ठीक है। और प्लस q², q का मान रखना है हमें -3। tan थीटा बराबर 12/5, tan थीटा का मान दे रखा है 12/5 और sec थीटा का मान हमसे इस सवाल में पूछा गया है, ठीक है। एक त्रिभुज बना लेंगे, ये कोण थीटा हो गया। tan थीटा का जो है फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब हो गया 12 और आधार हो गया 5। इस हिसाब से अगर हम कार्य निकालें तो पाइथागोरस प्रमेय होती है 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ लें 4 5 9, 4 2 6, 169 और इसका वर्गमूल होता है 13, तो ये हो जाओगी 13, ठीक है ना। हमें निकालना है सेक थीटा का मान और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब इस प्रश्न में कर्ण हो गया 13 और आधार हो गया 5, 13/5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है? 1/20 10/40 का कितने प्रतिशत है? तो 1/20 ऊपर लिखेंगे, 10/40 नीचे, गुणा 100। सॉल्व कर लेंगे भी इसको। अब सॉल्व करने का तरीका देखें, देखिए बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं हम कि ये जो मेन लाइन है ना भाग की, इसके ऊपर वाला तो ऐसे ही रखा करो और गुणा लगा के इसके नीचे जो भी लिखा हो उसको उल्टा कर देंगे, यानी 40/10 गुणा 100। अब ये हो जाएगा भाई सॉल्व, 20 दूनी 40, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 20% और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना। बढ़ते हुए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है, तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? इन सभी की आयु का योग हो जाएगा 26 गुणा 26 यानी 676, इतना योग हो जाएगा। और बताया गया यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की आयु 27 वर्ष हो जाती है, ठीक है। तो फिर 27 लोग हो जाएंगे, तब योग कितना हो जाएगा? 27 गुणा 27, 27 ही लोग हो गए और 27 औसत आयु गुणा कर दी, तो ये बन जाएगा 729, 729, ठीक है। और हमसे पूछा गया शिक्षक की आयु बताइए। देखिए जब सिर्फ छात्र छात्र हैं तो सबकी आयु का योग 676 है और जब शिक्षक को शामिल किया गया तो सभी की आयु का योग इतना है। तो अगर हमें शिक्षक की आयु बताना है तो इनका अंतर निकाल लेंगे, 9 में से 6 घटाया 3 और 12 में से 7 घटाया 5, ये 53 वर्ष आ गया, यही शिक्षक की आयु, ठीक है ना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी अन्य रेलगाड़ी को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 325 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और व्यक्ति को पार कर रही है 45 सेकंड के अंदर, तो ये तो चाल हो गई, रेलगाड़ी की चाल हो गई जिस चाल से वो व्यक्ति को पार कर रही है। लेकिन ये चाल आएगी मीटर पर सेकंड में, अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना चाहें तो 18/5 से गुणा कर लेंगे, 5 6 30
दो बचे, 55 25, 9 से काटा 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 से और कट जाएगा, 13 बार चले जाएंगे, 13 दूनी 26, ये 26 किलोमीटर प्रति घंटा ये ट्रेन की वो चाल है जिस चाल से वो व्यक्ति को पार कर रही है। लेकिन व्यक्ति पहले ही 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, तो व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन जो है इतनी चाल ज्यादा होनी चाहिए, ट्रेन की चाल इतनी ज्यादा होनी चाहिए तब स्पीड से पार करेगी। तो इसका मतलब है ट्रेन की जो चाल है वो व्यक्ति से इतनी ज्यादा है, इससे पार कर रही है व्यक्ति को, तो इसका मतलब है इतनी ज्यादा है ट्रेन की चाल, ठीक है, व्यक्ति से इतनी ज्यादा। लेकिन व्यक्ति की दर रखी है 5, तो +5 इसमें जोड़ देंगे तो 31 किलोमीटर प्रति घंटा ये ट्रेन की चाल है, ये पहली ट्रेन की चाल है, ठीक है ना। अब लिखा है कि दूसरी ट्रेन आ रही है एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसकी लंबाई 440, इसकी 325, उसकी 440, दोनों की लंबाई होगी 765, तो दोनों मिलकर इतनी दूरी तय कर रही है और दोनों की कुल मिलाकर चाल कितनी हो जाएगी, उसकी चाल है 20 और इसकी चाल 31, आमने सामने से आ रही है, चालें जुड़ जाएंगी, यानी 51 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें जोड़ देंगे भाई 20, जो सामने से ट्रेन आ रही है उसकी चाल इसमें जोड़ दी जाएगी, 51 हो गई चाल, ठीक है। ऊपर है मीटर में और ये चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करनी होगी इसमें, 5/18। अब 18 बटे के बटे में आ रहे हैं तो हम उसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, देखिएगा 5 × 5 2 बचे, 26 55 25, 5 दिए 15, 3 बार जाएंगे 51 से, 3 कम 3 3 5 15, 3 के 18 से गुणा कर दिए, ये आ गया 54 सेकेंड, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, ठीक है। जितनी चाल से वो गई है उससे डिफरेंट चाल से वापस आई है, दोनों चालें अलग अलग है लेकिन दूरी समान है, जितनी दूरी गई उतनी दूरी वापस आई। अगर ऐसा केस होता है तो औसत चाल निकालने के लिए हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2ab/a+b। अब यहाँ पर 2 × a की वैल्यू है 21 से वो गई है और 69 से वापस आई है, बटे 21 + 69, इसको करेंगे सॉल्व भाई, 2 × 21 × 69 और बटे में आ गया 21 और 69 जोड़ने, 9 × 10 = 0, हासिल 1 7 2 9 90 आ गया, 3 3 9, 3 से काट दिया हमने, 3 से इधर, 3 7 21, 3 से और कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 3 9, इनकी कर ले भाई गुणा, 2 7 14, 14 की 23 से गुणा कर लें। देखिए ये कट भी सकता है, 2 पंजे 10 कट भी सकता है, लेकिन जानबूझ के हम काट नहीं रहे। 2 7 14, 14 की 42 की 2, हासिल 4, 14 दूनी 28, 28 4, 28 4 हो गए 32। अब 10 से भाग करने का मतलब एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी ये होगी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 के तुल्य है, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, 53:38 और 51:37 और 54:36 और 52:34। 3:2 के तुल्य कौन सा है? देखिए 53-38 किसी से कट ही नहीं रहा है, ठीक है। 51-37 नहीं कट रहा है किसी से। इसको देखें 18 से कट जाएगा, 18 3 54, 18 2 36, इसी से कट के 3:2 आ रहा है, तो यही 54:36 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए जैसी स्कीम चल रही है, तो छूट का प्रतिशत बताना है कि कितने प्रतिशत छूट चल रही है, ठीक है ना। 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए, क्या लिखा हुआ है, 6 खरीदे और 4 मुफ्त पाए। 6 खरीदने के बाद आपको 4 मुफ्त मिलेंगी, यानी लेंगे कितने आप टोटल तो आप 10 लेंगे ना, टोटल आप 10 लेंगे, उन 10 में से 4 मुफ्त होंगी, तो 4 की छूट मिल रही है लेकिन 10 पर, 6 पर नहीं। समझ रहे ना बात को, 6 खरीदेंगे तो 4 मुफ्त मिलेंगी, लेकिन मिलेंगे कितने टोटल 10। इसका अर्थ ये हुआ कि 4 मुफ्त मिल रही है लेकिन 10 पर, ठीक है। तो ये परसेंट में निकालने, छूट परसेंट निकल के आ जाएगा, ये आ गया 40%। तो 40% इस क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न एक सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, इसको देखते हैं। 3 सही 1/4 भाग 1 सही 1/4 माइनस 0.5 2 सही 1/2 माइनस 1/12। ये प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन का। ये प्रश्न हमारे सामने है, इसको सॉल्व करते हुए 4 3 12 1 13/4 हो गया ये। अच्छा एक चीज और भी रह गई इसमें, इसके पूरे के बटे में एक चीज और लिखी है। पूरे के बटे में लिखा हुआ है 5 गुणा 1/15, तो ये तो कट जाएगा 5 3 15। ठीक है, बटे में सिर्फ रह गया 1/3। पूरे के बटे में 1/3 है, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा। 3 को हम ऊपर ले आते हुए 3 इसकी गुणा में आ जाएगा। 4 3 12 1 13/4, ये हो गया 13/4 भाग, इसको देखें 4 1 4 1 5/4, ये हो गया 5/4 माइनस 0.5 लिखा हुआ। देखिए सब बटे में लिखे ये पॉइंट में, तो हम इसको भी बटे में लिख लेते हैं 1/2। ठीक है, 2 दूनी 4 1 5/2 माइनस 1/12। सोल्व करेंगे भाई इसको आगे। 3 ये 13/4 भाग 5/4 माइनस 1/2। देखिए ये लिखा है 5/2, अगर इसमें हम 2 से नीचे गुणा करें तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ऊपर 6 पंजे 30 हो जाएगा। हर बराबर करने के लिए 6 से गुणा कर सकते हैं, तो ऊपर बनेगा 6 पंजे 30, नीचे 12, हर बराबर हो जाएगी। तो हर बराबर करके घटाएंगे, यानी 6 पंजे 30, 30 माइनस 1 29 बच गया। 29/12 बचेगा फिर ये, समझ रहे हैं ना। ठीक है, मैं ऊपर का इरेज करके इसको आगे सॉल्व करता हूं। देखिए भाई इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। 13/4 भाग, बस ये हो सकता है कि जब आप समझ लेंगे तो बहुत सारी चीजों को शॉर्ट कर देंगे यहां से। ठीक है, पहले समझना जरूरी है। 13/4 भाग 5/4 माइनस 1/2 ये है और 29/12 ये है, तो 29 से कम 29/24 हो गया। फिर से वही बात, यहां पर यहां घटाने के लिए हमें हर बराबर करनी होगी। 4 छंग 24, 6 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर भी 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए जरा इसको तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। हर बराबर करने के लिए यहाँ 6 से गुणा, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो ऊपर हो जाएगा 30, 30 में से 29 घटाएंगे बचेगा 1/24। क्या बचेगा? 1/24। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। देखिए 3 और ये है 13/4, भाग की जगह लगा देंगे गुणा, और इसके बाद वाला नंबर उल्टा हो जाता है 24, 4 छंग 24। तो ये आ गया भाई 3 गुणा 13 गुणा 6, 3 गुणा 13 6 78, 3 से और गुणा करने, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 7 21 2 23, 234 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का मासा यानी महत्तम समापवर्तक 18 और लघुत्तम समापवर्तक 1512 है। यदि उनमें से एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो महत्तम समापवर्तक 18 है और लासा है 1512। ठीक है, और इनमें से एक संख्या दे रखी है 126, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, 18 सत्ते 126, ऊपर लिखा है हमने मासा गुणा लासा, नीचे पहली संख्या, इससे बची हुई दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। 7 से काट दो इसको, 7 दूनी 14, 1 बचा, 11 हो जाएंगे, 7 कम 7 और 4 11, 42 बचे, 7 छंग 42, तो ये 216 दूसरी संख्या आ गई। अब पूछा गया इन दोनों संख्याओं का अंतर। ठीक है, एक संख्या आ गई 216, ठीक, और पहले से एक संख्या दे रखी है जो है 126, इनका अंतर कितना हो जाएगा भाई? 0, 11 में से 2 घटाया 9, 90 अंतर हो गया। यही 90 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, दूसरी संख्या नहीं पूछी गई बल्कि पहली और दूसरी संख्याओं का अंतर पूछा गया है जो कि 90 है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, उत्तल पंचभुज के शीर्ष क्रम से 0,0, 6,0, 8,3, 4,7, 0,4 हैं, तो पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इन बिंदुओं को लिख लेते हैं। 0,0, 6,0, 8,3, 4,7 और 0,4। ठीक
ठीक है, ये है बिंदु। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो इस वाले नंबर की गुणा अगले वाले टर्म के नेक्स्ट नंबर से करनी है, यानी 0। ठीक है, और इस नंबर की गुणा अगले वाले के बाई टर्म से, 6 3 18। ठीक है, इसको x बोलते हैं, इसको y, ये भुज होता है, ये कोटि, x y। ठीक है, इस x की गुणा अगले टर्म के y से, 6 3 18। ऐसे इस x की गुणा अगले टर्म के y से, 8 7 56, प्लस इस x की गुणा अगले वाले y से, 4 4 16। ठीक है, ये गुणा कर लेंगे भाई, और माइनस करेंगे फिर इनकी गुणा को, ये इनके गुणनफल को माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, 0 की 6 से गुणा तो 0 ही रहा, 0 की 8 से गुणा ये भी 0 रहा, 3 की 4 से गुणा 3 चौक 12 हो गया, 7 की 0 से गुणा ये भी 0, ये माइनस कर देंगे। ठीक है, और 1/2 लगा देंगे पूरे पे, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। 1/2, 18 56 16, 6 6 12 8 20 का 0, 2 2 1 3 5 8 1 9, 90 हो गया ये, माइनस 12, और 90 में से 12 घटा के बचते हैं 78, और इसका आधा कर देंगे तो ये आ गया 39 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न है, सांख्यिकी की अंतिम परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार हैं, 90 95 94 इस तरीके से अंक दे रखे, और इसमें पूछा है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा बार इसमें 85 आया है, इसलिए बहुलक 85 हो जाएगा बस। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, एक धातु की छड़ को 3 भागों ए बी सी में विभाजित किया गया, और ए बी की लंबाइयों का अनुपात 9:20 है, ए बी की लंबाइयों का अनुपात 9:20 है, और तीसरा भाग है सी, सी और बी की लंबाइयों का अनुपात 5:11 है, सी बी का 5:11 अनुपात है। यहां बची हुई स्पेस में 20 लिख जाएगा, यहां बचे हुए स्पेस में 11 लिख जाएगा, और ए बी सी तीनों का अनुपात निकालने के लिए गुणा कर लेते हैं, 11 नेम 99, 20 की ये 220 आ गया, और 20 पंजे 100, तो ए बी सी का अनुपात इतना हो गया। ठीक है, आगे देखें, लिखा ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर 10 है, ए और सी के बीच की लंबाइयों का अंतर 10 है। यहां अंतर देखना है, अनुपात में 1 है अंतर, और रियलिटी में 10 दे रखा, तो 1 अनुपात की वैल्यू 10 हो गई, और हमें बताना क्या है इसमें, छड़ की कुल लंबाई, तो सभी अनुपात को जोड़ने, 99 220 और 100, देखो 220 और 100 हो गया 320, और अगर ये 100 होते तो 420 हो जाते, लेकिन ये एक कम है तो ये हो गया 419, और 419 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू है 10, तो 419 की 10 से गुणा, यानी 4190, ये टोटल लंबाई हो जाएगी। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है, संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, यानी उस संख्या का 100% मिल जाता है। ठीक है, और पूछा गया है तो उस संख्या का 80% कितना होगा, भाई 20% प्लस 90 बराबर 100% है, 100% अगर इस 20% को हम उस साइड लिए जाएं तो ये 20% 100 में से घट के बचेगा 80%, यानी 80% की वैल्यू होगी 90, और यही 90 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है, वॉशिंग मशीन, इसकी कीमत टीवी से 40% कम है, यानी टीवी अगर 100 की है तो ये 60 की है, 40 कम की। ठीक है, फिर लिखा वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है, इसकी 52% बढ़ गई तो 60 का 152% हो गई है, यानी 60 गुणा 152 बटे 100, तो 1 0 तो ये कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 5 30 31 का 1 हासिल 3, 6 कम 6 3 9, 10 से भाग करना है तो 91.2 इसकी कीमत हो गई। टीवी की कीमत की बात करें तो लिखा है टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है, 76% कम होने का मतलब है कि 24% बची, 100 में से 24 बची, तो इसकी कीमत 24 बची हुई। ठीक है, इसकी कीमत 24 लिखा, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत कितनी होगी, 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी। ठीक है, अच्छा पहले कीमत कितनी थी 5 वॉशिंग मशीन की, 5 छक 30, 300 इसकी हो गई, प्लस 2 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी। ठीक है, 2 टीवी 200 इसकी हो गई, तो दोनों की कीमत कितनी थी पहले 500, ये पहले वाली कीमत है। ठीक है, और अब कीमत कितनी हो जाएगी, 5 वॉशिंग मशीन है, यानी 5 से यहां गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 को 5 1 6, और 5 में 45, और 1 के बाद दशमलव, यानी 456 रुपए इनकी कीमत हो गई, और 2 टीवी यानी 24 दूनी 48, ये होगी कीमत।
अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 8 6 14 के 4, हासिल 1, 5 5 10 का 0, हासिल 1, तो ये 504 होगी। यानी पहले 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कीमत 500 रुपए थी और अब 504 हो गई है, यानी 4 बढ़ गई है। तो 4 कितने पे बढ़ी है? 500 पे गुणा 100, कितने परसेंट कीमत बढ़ गई है। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से घात करेंगे 5 को, ठीक है ना भाई, तो यह आ जाएगा 0.8%, इतनी वृद्धि हो गई। ठीक है, टोटल 0.8% की वृद्धि होगी। देखिए अगला प्रश्न, एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 50 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझना इस बात को, बहुत ध्यान से समझे। 150 आमों का जितना क्रय मूल्य था, यानी जितने में 150 खरीदे थे उतने ही रुपए में 120 बेच दिए, 120 बेचे और पैसे उतने ही आ गए, यानी अभी 30 आम उसके पास बचे हुए हैं और ये 30 आम उसके लाभ के आम हैं। लेकिन अभी बेचे कितने उसने? 120, यानी 120 पर ही उसने बचा लिए 30। ठीक है, 30 बचाए 120 पर गुणा 100, इतने परसेंट का लाभ है। 30 चौक 120, 4 से 25 बार चला जाएगा, 25% का लाभ हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, तो ए अकेला उस कार्य का दोगुना करने में कितना समय लगाएगा? ठीक है ना, ए और बी मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला 12 दिन में कर रहे हैं। माना जो काम है ना वो 12 यूनिट है, एक ऐसा नंबर ले लिया जो इन दोनों के पहाड़े में आता हो। ठीक है, काम है 12 यूनिट है, ये दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, तो 6 दूनी 12, 2 यूनिट काम हो रहा है एक दिन में, एक दिन का काम 2 यूनिट है। ये 12 दिन लगा रहा है 12 काम को करने में, तो 12 एकम 12, इसका एक दिन का काम है 1 यूनिट। ठीक है, दोनों का 2 यूनिट है और बी का 1 यूनिट है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ए का भी 1 ही यूनिट काम है ना, क्योंकि दोनों मिलकर 2 यूनिट कर रहे हैं। बी का 1 यूनिट है तो ए का भी 1 ही यूनिट होगा। अब ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि उस काम का दोगुना करने में ए को कितना वक्त लगेगा। ठीक है, 12 का दोगुना 24 हो गया काम, 24 यूनिट, और ए एक दिन में 1 ही यूनिट कर रहा है, तो 1 से भाग कर लेंगे, यानी 24 ही रहा, तो 24 दिन लगाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा है तथा शेष 4.2 लीटर सफेद द्रव है। बर्तन की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। तो मान लिया धारिता 30 लीटर है, हमने थोड़ी देर के लिए धारिता को 30 लीटर मान लिया है। ठीक है, धारिता को 30 लीटर हमने मान लिया है। क्यों मान लिया है? क्योंकि 2/5 में बटे में 5 आ रहा है, 1/3 में 1/3 आ रहा है, ऐसे ही 5/6 में बटे में 6 आ रहा है, तो जो बटे में नंबर आ रहे हैं ना उनसे कटने वाला नंबर ले लिया। ठीक है, अब बात करें कि 2/5 भाग नीला द्रव है, तो भाई नीला द्रव हो गया 2/5 भाग, 30 का 2/5, 5 6 30, ये आ गया 12 लीटर, नीला द्रव है 12 लीटर। ठीक है, फिर क्या बोला गया है? शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा है, जो काला द्रव है वो 1/3, शेष का 1/3। ठीक है, तो शेष कितना बचा? 30 में से 12 घटा देंगे, 18 शेष बचा, 18 का 1/3। ठीक है, 3 6 18, यानी 6 लीटर काला द्रव भरा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है पीले द्रव से भरा हुआ भाग 5/6, पीला शेष का 5/6। ठीक, 18 बचा था, 18 में से 6 काला निकल गया, कितना बच गया? अब शेष 12 बच गया, 12। अब 12 का 5/6 भाग पीले से भरा हुआ है, 5/6 भाग, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, तो 10 लीटर पीला द्रव हो गया। 12 में से 10 पीला हो गया। अब कितना बचा? शेष 2 बचा, शेष कितना बचा? 2 बचा, शेष बचा 2। ठीक है, और वो है सफेद रंग का, और इस सफेद की वैल्यू दे रखी है इसमें 4.2, इस प्रश्न में 4.2 वैल्यू दे रखी है 2 की। हमें निकालनी कितने की है? 30 की। धारिता निकालना तो 30 की वैल्यू निकालना है। 2 में 15 से गुणा करके 30 बन सकते हैं, तो इधर 15 से गुणा कर दो। ठीक है, 15 से गुणा कर दो, इधर 15 दूनी 30 का 0, हासिल 3, 15 चौक 60 3 63, तो ये आ गया 63.0 यानी 63। तो बर्तन की जो धारिता है वो है 63 लीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, एक वस्तु 8,900 रुपए में खरीदी गई, इसका मूल्य 40% अधिक पर अंकित किया गया, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया, इस सौदे पर लाभ प्रतिशत कितना था? ठीक है, तो कितने रुपए में खरीदी गई इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है इसमें। ठीक है, 40% अधिक पर अंकित किया गया है, तो यानी प्लस 40%, प्लस 40%, 40% की वृद्धि कर दी गई मूल्य में उसके। ठीक है, फिर 5% की छूट दी गई इस पर, यानी माइनस का 5%।
छूट का मतलब, तो इन दोनों परसेंटेज का हम टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, तो 40% की वृद्धि फिर 5% की कमी, एक वृद्धि दूसरी कमी, इनका टोटल कैसे निकलता है? 40 माइनस 5 और माइनस ये एक प्लस है दूसरा माइनस, तो इनके गुणनफल भी माइनस का होगा। 40 गुणा 5 बटे 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। जीरो से तो जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 40 माइनस 5 2 7, माइनस का 7, 40 में से 7 घटा दें तो ये 33%। इस पर 33% का लाभ होगा, मूल्य कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, एक आयत एबीसीडी के अंदर कोई बिंदु P है। यदि पी ए बराबर 98, पीबी 91, पीसी बराबर 21, तो पीडी की लंबाई बतानी है। ठीक है, देखिए एक आयत है एबीसीडी, ए बी सी और डी एक आयत है, इसके बीच में कोई बिंदु, कहीं पर भी एक बिंदु है पी। ठीक है, तो खास बात यह होती है कि अगर आयत हो, आयत के जो शीर्ष हैं शीर्ष से मिला दिया जाए बीच में किसी बिंदु से, तो इसमें खास बात यह होती है कि पी ए का स्क्वायर, पी ए प्लस पी सी का स्क्वायर बराबर पी डी का स्क्वायर और प्लस पी बी का स्क्वायर, ये बराबर होता है। ये खास बात होती है एक आयत के अंदर। अगर आयत है बीच में कहीं पर भी एक बिंदु पी ले लिया जाए तो पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, रख दो वैल्यू। पी ए की वैल्यू 98, तो 98 का स्क्वायर प्लस पीसी, पीसी की वैल्यू 21, 21 का स्क्वायर हो गया। पीडी, पीडी की लंबाई पूछी गई है, पीसी बताया गया 21। ठीक है, लिख दिया हमने, क्या बचा? पीबी 91, पीडी का स्क्वायर ऐसे ही, ये हो गया 91 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 100, जो 98 को 100 से 2 कम है तो 2 और कम कर दो, 96 और 2 का वर्ग लिख दो, 96 0 4, ऐसे वर्ग निकालते हैं। प्लस 21 का वर्ग 441 होता है, बराबर पीडी का स्क्वायर प्लस 91 का स्क्वायर कितना होगा? ये 9 कम है 100 से, 9 और कम कर देंगे इसमें से, यानी 9 कम करेंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 82। ठीक है ना, ये बच गया 82 और 9 का वर्ग लिख दें 81, 82 81, इसका वर्ग हो जाएगा 82 81। 1 4 5, 4 और 0 4, 4 6 10 का 0, हासिल 1, ये आ गया 10 0 45। इसको इधर ले आए, माइनस 82 81 बराबर पी डी स्क्वायर। घटा लें जरा, 5 में से 1 घटाया 4 और 4 में से 8 नहीं जाएंगे, 14 में से 8 घटाया 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 घटाया 7 और यहाँ 9 में से 8 घटाया 1, 1764। पी डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1764 और 1764 का वर्गमूल कितना होता है भाई? वर्गमूल होता है इसका 1764 का वर्गमूल 42 होता है, तो पीडी की वैल्यू हो जाएगी 42 और 42 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 542 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5वें भाग के बराबर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उन्होंने बताया 542 और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को बताया कि ये 2/5वां भाग है, 2/5 भाग है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पंच 10, 1084 बटे 5, 5 से भाग कर लें, 5 दूनी 10। ठीक है, और 5 एकम 5, 3 बचे 34 हो गया, 5 छक 30, फिर 4 बचे, दशमलव लगाया, 5 अच्छे 40, यानी 216.8, ये आंसर हो जाएगा इसका। देखिए अगला प्रश्न है, 6,800 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6,800 रुपए की राशि है और दर है 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 2 वर्ष बाद मिश्र धन निकालना है। 6,800 रुपए ये मूलधन है और दर दे रखी है हमें 15%। ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका देखें, पहले साल की चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 1 लाइन खींच ली, दूसरे वर्ष के लिए 2 लाइनें खींच ली, इसका 15% निकाल दो। 15% कैसे निकालेंगे? 15/100, डबल 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 से यहाँ गुणा कर ले, 15 8 120 का 0 हासिल 12, 15 6 90, 90 और 12 हो गया 102, 1020, यहाँ भी लिख लें 1020। ठीक है, अब 1020 का 15% और निकाल लें, 1020 का 15%, ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे इसको 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये आ गया 153।
ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, सबको जोड़ लें 3000, 5 2 7 2 9, 100 और 112, तो 2193 रुपए ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हमें बताना है मिश्र धन, तो 6800 ये मूलधन था, इसमें जोड़ देंगे 3 9 8 1 9 2 6 8 8993, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। देखिए इस पेपर का आखिरी सवाल, डेल्टा का मान पूछा है इसमें और लिखा है डेल्टा गुणा 2.2 प्लस 0.33 गुणा 3/4 और माइनस 1/20 गुणा 0.55 बराबर 0.99, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हम देखें दशमलव इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, हर टर्म में दशमलव है, लेकिन इसमें एक अंक के बाद है, इन सब में दो दो अंकों के बाद है, तो यहाँ पर भी 0 लिख लो एक और, इसमें भी 2 अंकों के बाद हो गया, सब में 2 अंकों के बाद हो गया, तो सबका दशमलव दशमलव से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो गया 220 प्लस 33 गुणा 3/4 माइनस ये हो गया 1/20 गुणा 55 और बराबर 99, दशमलव हटा दिया हमने। ठीक है, अब देखिए 11 से हर टर्म कट रही है, सब में 11 कॉमन, उधर भी 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22 20 बचा और 11 तिया 33, ये भी कट रहा है, 11 पंजे 55, 11 नियम 99। ठीक है, ये हो गया बेटा 20 डेल्टा प्लस यहाँ देखें 3 तिया 9/4, ये हो गया 9/4 माइनस 5 चौक 20, ये आ गया 1/4 बराबर 9। यहाँ देखें 20 डेल्टा प्लस 9/4 माइनस 1/4, 9 में से घटा 8/4 बचाइए, 4 दूनी 8 और बराबर में है 9, ये 2 उधर ले जाएंगे, ये भी घट जाएगा, यानी 20 डेल्टा बराबर आ गया, ये 2 घट जाएगा, 9 माइनस 2 7 आ गया, तो डेल्टा बराबर आ गया 7/20। अब इसको भाग करेंगे, अगर हम इसको भाग करेंगे तो देखिए भाग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 5 से गुणा कर लेना, ऊपर नीचे 5 7 35 हो गया, ऊपर नीचे 100 हो गया। अब आसानी से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा लो, 0.35, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने मैथमेटिक्स के इस आरआरबी ग्रुप डी के सभी प्रश्नों को सॉल्व किया है। ठीक है, अगर आपको हमारे सॉल्यूशंस पसंद आए हैं और हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।